नमस्कार दोस्तों। आज हमारे जो विद्यार्थी हैं यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के, उनके लिए आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है भूसन्नति। भूसन्नति, इसको भू अभिनति सिलेबस में लिखा गया है। हिंदी मीडियम में भू अभिनति लिखा गया है और इंग्लिश में इसे जियो सिंक्लाइन कहा जाता है। भूसन्नति या भू अभिनति या इंग्लिश माध्यम में जियो सिंक्लाइन। पहले हम लोग एक लाइन में जानेंगे कि भूसन्नति होता क्या है या भूसन्नति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यह होता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में भूसन्नति टॉपिक महत्वपूर्ण है पर्वतों के निर्माण के लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग भूसन्नति पढ़ते हैं। इसका सीधा सा कई विद्वानों ने एक ही परिभाषा दिया है कि वह सागर या समुद्र जो लंबा हो, छिछला हो और चौड़ाई की तुलना में इसकी लंबाई क्या हो, ज्यादा हो। तो मतलब कि एक छिछले समुद्र जो उथला हो और पतला हो उसे भूसन्नति कहा गया है। इसे भूसन्नति की संज्ञा दी जाती है। यूपीएससी में सवाल आएगा कि भूसन्नति से आप क्या समझते हैं, इसके उत्पत्ति संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें, अथवा भूसन्नति क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और पर्वतों के निर्माण में किस प्रकार सहायक होती है। ये सभी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए इसका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करें। और सबसे फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं हेडिंग यहाँ पर कि भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन। प्रश्न में दोहरा देता हूं कि सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि भूसन्नति से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार की होती है, भूसन्नति संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें और पर्वत के निर्माण में यह किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में आप बताएं। ये सवाल किस तरह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले भूसन्नति या हम लोग भू अभिनति कहते हैं, इसे एक सामान्य परिभाषा है कि भूसन्नति लंबे संकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसान भी होता है। सीधा सा बात मानिए कि एक ऐसा समुद्र या सागर हो जो क्या हो, कम गहरा हो, छिछला हो, जिसमें डिपॉजिट भी हो, नदियां क्या करती हो, निक्षेप भी कर रही हो। तो मतलब कि एक छिछले सागर को और लंबे सागर को हम लोग कहते हैं भूसन्नति। सामान्यतः भूसन्नतियां कई जगह मिल जाएंगी, महाद्वीपों के बीच मिल जाएंगी, महाद्वीपों के किनारे मिल जाएंगी और महासागरों के किनारे मिल जाएंगे। और इन भूसन्नतियों में जब अग्र देशों द्वारा वहां से नदियां आगे बढ़ती है तो अपने साथ डिपॉजिट ले आकर के वहां क्या करती है, निक्षेप ले आकर के डिपॉजिट निक्षेपित कर देती है। तो समानता देखा जाए इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि यह जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एक भूसन्नति का दृश्य दिखाया यहाँ पर, तो इस दृश्य को आप ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट में एक भूसन्नति है, इसमें क्या है, जल है और साइड में आप देख रहे हैं कि स्थल है। तो इस स्थलीय इधर उच्च भाग होता है। आपको समझाने के लिए मैं फिगर थोड़ा सा और दोहरा दूं। यहाँ पर अग्रदेश होते हैं, इन जगहों पर अग्रदेश होते हैं और यहाँ से नदियां जब निकलती हैं तो इनमें लगातार क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। और जब डिपॉजिट करेगी मलबा को, तो एक चूंकि ये छिछला सागर है, अब इसमें मलबा अगर जमा होगा तो तली का क्या होगा, धंसान होगा। देखिए आपको फर्स्ट फिगर में दिख रहा होगा कि यह पहला क्या है, ये पहला एक छिछला सागर है जिसमें और मलबा जमा हुआ, इसका धंसान नीचे हुआ। ये सेकंड फेज है और मलबा बढ़ते गया, इसमें और धंसान हो गया तो चला गया थर्ड फेज में, और मलबा बढ़ा तो चला गया फोर्थ फेज में, और बढ़ते बढ़ते असही है मलबा की 1 2 3 4 5 अब 6 बार तली का धंसान। अब जब तली का धंसान हो जाएगा, मलबों का नीचे धंसान हो जाएगा, तो क्या होगा, इससे
भूषणती की गहराई नहीं बढ़ रही है, भूषणती के अंदर मलबों की गहराई बढ़ रही है। अभी भी ऊपर वाले भाग में जल है, क्योंकि जल में आप जब कोई डिपोजिट डालेंगे तो पेंदी पर जाएगा, और जब पेंदी पर भार बढ़ी तो पेंदी में क्या होगा, धसान होगा। तो यह क्रिया करते करते यहाँ वाला जो पेंदी है भूषणती का, वो चला आया इस लेयर पे। अब ये अग्र भाग जो हमारा देश है या अग्र लैंड है, तो इनसे नदियां गिर रही है तो क्रम जारी रहेगा, और नीचे स्थल है। अब क्या होगा, जब तली में अधिक भार बढ़ जाएगा तो दोनों ओर से संपीड़न बल काम करेगा, इस मलबों में क्या हो जाएगी, मोड़ पड़ जाएगी, जो आगे मोड़ पड़ने के बाद मुड़दार पर्वतों का निर्माण करेगी, जो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। अब कैसे आप लिखेंगे उत्तर, सवाल आपसे अगर यूपीएससी ये पूछ दिए कि भूषणती क्या है, इसके उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें और कितने प्रकार की होती हैं, तो जैसे जैसे बोर्ड पे लिखा गया है आप ऐसे उत्तर का क्रम करें, वीडियो आप दोहरा लें। देखिए फर्स्ट पर लिखा गया है कि भूषणती लंबे सफेद तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिनके तलछटिया निक्षेप के साथ साथ तली में धसन होता है। ये फिगर आप इसको बना के दिखा सकते हैं, साथ में ये भी फिगर दिखाइए। नीचे लिखेंगे भूषणती तलछटिया जमाव तथा धसान, ये इनमें से आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं कि भूषणतियों की मूल विशेषताएं क्या होती। तो भूषणतियों की मूल विशेषताएं में यह होती हैं कि यहाँ भूगर्भीय क्रियाओं तथा परिवर्तनों के कारण इनकी स्थिति, आकार और विस्तार में परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब कि एक बार जहां पर भूषणती बन गई है तो उसमें क्या होगा, वो कहां पर है वह स्थान बदल सकता है। जैसे आपने पैंजिया के विखंडन के समय टेथिस भूषणती का नाम सुना होगा, तो टेथिस भूषणती अपने जगह पर नहीं थी, वो लगातार विषुवत रेखा से उत्तर की ओर खिसक गई, और आज जहां हिमालय पर्वत है वहां कौन भूषणती है, टेथिस भूषणती या टेथिस सागर है। तो इनकी स्थिति क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। आकार इनका बड़ा छोटा हो सकता है, विस्तार इनका और विस्तारित हो सकता है। तो कुल मिला के जो भूषणतियां होती हैं उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, किस कारण से, भूगर्भीय क्रियाओं के द्वारा। दूसरा इसकी विशेषता है कि भूषणतियां गतिशील होती हैं, लगातार अपने जगह से आगे पीछे खिसक सकती हैं। तीसरी विशेषता है कि भूषणतियां भूगर्भिक इतिहास के कई युगों से होकर गुजर सकती हैं। मतलब कि बहुत पहले बनी हुई भूषणती, मेसोजोइक काल में बनी हुई भूषणती आज के युग में भी रह सकती हैं और वर्तमान में बनी हुई हैं। तो भूषणतियां कई युगों से गुजर सकती हैं। और चौथा, भूषणतियां प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि दो दृढ़ भूखंडों के बीच ही भूषणतियों का निर्माण होता है, और इसी में मलबा का क्या होता है, निक्षेप होता है। चौथा इसकी विशेषता है, भूषणतियां प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती हैं, और इन तटीय भागों को अग्रदेश या फोरलैंड कहते हैं। यही आपका फोरलैंड है। और इसी फोरलैंड से, जैसे मान लीजिए कि जब हमारा टेथिस भूषणती का निर्माण हुआ था तो उसके एक साइड में था अंगारा लैंड या लरेंसिया, और एक साइड था गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या थी, टेथिस भूषणती। आज वहीं तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। भूषणतियों में मोड़ पड़ने से ओबर ने कहा था कि भूषणतियों के गर्भ से ही पर्वतों की उत्पत्ति होती है। हम लोग चर्चा आगे करेंगे। भूषणती की संकल्पना का विकास, आखिर भूषणतियां कैसे होती हैं, इस क्षेत्र में सबसे पहले किसने काम किया है, इसको हम लोग लिखेंगे क्रमशः। इस क्षेत्र में प्रथम सराहनीय प्रयास हाल और डाना जैसे दो विद्वानों ने किया था। आपको आगे लिखना होगा कि भूषणती की संकल्पना के विकास में कि इस क्षेत्र में प्रथम सराहनीय प्रयास हाल तथा डाना जैसे विद्वानों ने किया, लेकिन भूषणती संकल्पना का सिद्धांत के रूप में प्रथम प्रतिपादन हाग ने किया था। ध्यान रखिए, हाग और डाना मिलकर भूषणती के निर्माण के बारे में बताए, तथ्य दिए, लेकिन हाग द्वारा प्रथम सिद्धांत दिया गया। इसमें आइए तो हाग और डाना की हम लोग संकल्पना को जाने। तो पहले हम लोग जानते हैं डाना की संकल्पना को। डाना ने माना या बताया कि बलित पर्वतों के, माना जो मुड़दार पर्वत होते हैं, मुड़दार पर्वत, मुड़दार पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें सागरीय उत्पत्ति की हैं। मतलब कि जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं, वो आल्प्स हो, हिमालय हो, रॉकीज हो, यही कहना है
कि पर्वतों में जो पाई हुई जो चट्टान है वो सागरीय उत्पत्ति की है, मतलब कि इनका निर्माण सागरों में जमे हुए तलछट से हुआ है, यह जानना कहना चाह रहा है। इन चट्टानों का जमाव ऐसे सागरों में हुआ जो लंबे थे, संकरे तथा उथले या छिछले थे। ये डाना का मतलब। आगे आते हैं हम लोग। इस प्रकार की सागरों के लिए सर्वप्रथम डाना ने भूसनती नाम दिया था तथा बताया कि भूसनतियां लंबे, संकरे और उथले तथा निरंतर धंसती हुई सागरीय भाग है। सवाल आपसे अगर फिल्म से पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भूसनती शब्द उत्पत्ति किसने की, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डाना। कि डाना ने भूसनती नाम दिया वैसे सागरों को जो लंबा हो, छिछला हो, उथला। अब डाना के बाद हम लोग आते हैं हाग की संकल्पना पर। हाग की संकल्पना, हालांकि इनकी संकल्पनाएं में कुछ बातें गलत थी, लेकिन इनकी बातें कुछ सही भी थी। इनके अनुसार, माने हाग के अनुसार, वर्तमान समय में जहां पर्वत पाए जाते हैं वहां पर पहले सागरीय भागों का विस्तार था। देखिए, ये 100% सत्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक युग में उन जगहों पर भी मुर्दार पर्वत बन जाते हैं जहां कोई सागर नहीं था। फिर भी इन्होंने माना कि जहां पर्वत पाए जाते हैं वहां पर पहले सागरीय भागों का विस्तार था। भूसनती गहरे जल का भाग होती हैं, गहरे जल का भाग होती हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। मैंने मान है कि चौड़ा कम, लंबा ज्यादा होता है। यहां पर मैं आपको टिक कर रहा हूं जो बाद में बताऊंगा। भूसनतियों की स्थितियां प्राचीन दृढ़ भूखंडों के बीच चल क्षेत्र के रूप में थी। यह बात सही है कि जब भी भूसनती बनती है वो दृढ़ भूखंडों के बीच ही होती है। मेसोजोइक काल में इन्होंने बताया कि मेसोजोइक काल में 5 दृढ़ भूखंड थे, मतलब कि 5 ऐसे क्षेत्र थे जिनके बीच में भूसनतियों का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा मेसोजोइक काल। पहला कहा उत्तरी अटलांटिक मास। मास का मतलब होता है फोरलैंड से। तो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में ऐसे महाद्वीपीय क्षेत्र थे जिनके बीच भूसनतियों का निर्माण संभव हुआ था। दूसरा इन्होंने बताया सीनो साइबेरियन मास, माने ये दृढ़ भूखंड थे। तीसरा माना अफ्रीकी और ब्राजील मास। देखिएगा, अफ्रीका और ब्राजील के बीच में कौन सा महासागर है? दक्षिण अटलांटिक है। ऑस्ट्रेलियाई इंडिया मेडागास्कर मास, माने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो भी भूसनतियां बनी। और पांचवा पैसिफिक मास, इसके बगल में भूसनतियों का निर्माण हुआ। आगे इन 5 दृढ़ भूखंडों के बीच 4 भूसनतियों का निर्माण इन्होंने बताया, हाग ने। 5 अगर दृढ़ भूखंड थे तो 4 भूसनती बनेंगे। इन्होंने पहला माना कि रॉकिज भूसनती, दूसरा है यूराल भूसनती, तीसरा है टेथिज भूसनती वहीं ऑस्ट्रेलिया भारत में, और चौथा है प्रशांत भूसनती। इन्होंने 4 भूसनतियों की चर्चा की मेसोजोइक काल। और भूसनतियों के निश्चित रूप से तलछटीय जमाव होता रहता है, माने भूसनतियों में निश्चित रूप से डिपॉजिट की मात्रा बढ़ती रहती, होती रहती है। लेकिन हाग की यह संकल्पना जो है इसमें कई दोष भी हैं। सबसे बड़ी दोष है कि इन्होंने यह बताया कि मेसोजोइक कल्प को इन्होंने आवश्यकता से अधिक विस्तृत बताया, मतलब कि मेसोजोइक काल में इतने बड़े बड़े अग्रदेश नहीं थे, जिन्होंने गलत कहा। और दूसरा बात उन्होंने कहा कि भूसनतियों को गहरा बताया। यहाँ गहरा कभी नहीं होता है, यह उथला होता है। जो मैंने पहले ही आपको टिक बताया, ये छिछला होता है। भूसनतियां या जियोसिंक्लाइन हमेशा छिछला होता है। आगे इनके अतिरिक्त, माने हाग और डाना के अतिरिक्त इवांस, सुसर्ट तथा आर्थर होम्स ने भी अपनी अपनी संकल्पना दी, जो पिछले संकल्पनाओं के आधार पर ही थी। लेकिन होम्स की संकल्पना में नयापन भी था। इन्होंने मैग्मा के स्थानांतरण, रूपांतरण और संपीड़न के द्वारा भूसनतियों के निर्माण को बताया, जो आधुनिक सिद्धांत के करीब है। देखिए, उन्होंने जो बताया कि जो मैग्मा का स्थानांतरण है, इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से भूसनतियों का निर्माण हो सकता है। समझिए, धरातल के अंदर जब कोई प्लेट या चट्टान है, इन चट्टानों के दोनों किनारों पर मैग्मा का स्थानांतरण ऐसे हो जाए, नीचे से मैग्मा ऐसे,
नीचे से मैग्मा इस तरह से हो जाए तो इस बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जब बीच का क्षेत्र खाली हो जाएगा तो इस भाग में क्या हो जाएगा, भूसनती का निर्माण हो जाएगा, भूसनती का निर्माण हो जाएगा, जो छिछले गड्ढे के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। इन्होंने पहला माना। फिर उन्होंने यही कहा कि एक ही प्लेट के नीचे अगर मैग्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो प्लेट में इस तरह से निर्माण होंगे, और यह जो ऊपर का भाग है यह क्या बन जाएगा, भूसनती बन जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने रूपांतरण, मतलब कई चट्टानों में रूपांतरण होने से क्या होता है कि जो चट्टानें ऊपर की उभरी होती हैं, फूली हुई होती हैं, और उन चट्टानों में अगर रूपांतरण हो जाए तो चट्टानों का डेंसिटी बढ़ जाता है और पतली हो जाती है, और वहां का ऊंचाई या समतल भाग क्या बन जाता है, एक गड्ढे का रूप ले लेता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं रूपांतरण। और संपीड़न बल के द्वारा, संपीड़न बल किसी अगर चट्टान पर लगाया जाए, संपीड़न बल, तो हो सकता है कि वो थोड़ा वो इस तरह से मुड़ जाए। तो जब इस तरह से मुड़ जाएगा तो इस भाग में क्या हो जाएगा, भूसनती। जब दो तरह से किसी हम लोग प्लेट को दबाएंगे तो कभी कभी ऊपर मुड़ने के बजाय वो नीचे की ओर मुड़ जाएगा, और जब नीचे मुड़े तो उसमें गड्ढा हो जाएगा, और उसमें जल भरने से क्या हो जाएगा, भूसनती बन जाएगी। तो मतलब कि आर्थर होम्स की जो संकल्पना है वो आधुनिक संकल्पनाओं के अधिक करीब है या सत्य मानी जा सकती है। अब इसी समय हम लोग एक और देख लें कि वर्तमान सिद्धांत क्या है। वर्तमान सिद्धांत क्या है, वर्तमान सिद्धांत भूसनती के। देखिए, इसमें जो सबसे महान सिद्धांत दिया गया है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसमें सब कुछ माना गया है कि प्लेटों में जो गतियां होती हैं उन्हीं गतियों से भूसनतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग मान लें कि जब संपूर्ण विश्व में एक ही था, 33 भूसनती थी, सबसे पहले भूसनती 33 का हुआ, तो उस समय पैंजिया महाद्वीप था, और पैंजिया महाद्वीप में नीचे से मैग्मा का स्थानांतरण हुआ तो उसे दो भागों में तोड़ दिया, एक बन गया लॉरेंसिया और एक बन गया गोंडवाना लैंड, और जो बीच का गड्ढा बना उसे कह दिया गया 33 भूसनती, जहां वर्तमान में क्या है, हिमालय पर्वत निर्माण। तो सबसे पहले किसी भूसनती की बात होती है तो वो 33 भूसनती की बात होनी चाहिए। लेकिन अब वर्तमान सिद्धांत में, आधुनिक सिद्धांत में यही माना गया है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है इसमें प्लेट से ही भूसनतियों का निर्माण होता है। अगर इस फेज में देखा जाए तो इसके नीचे अगर मैग्मा का स्थानांतरण विपरीत दिशा में हो जाएगा तो ये प्लेट क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, और इस जगह पर जल भरने से ये भूसनती का निर्माण हो जाएगा, जिसे आर्थर होम्स ने भी कहा था, जो आधुनिक के अधिक करीब है। तो यहां भी एक भूसनती बन जाएगी। दूसरा, आर्थर होम्स के अनुसार अगर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करें तो इसका जो सेकेंड फेज बनेगा उसके बीच क्या होगा, एक गैप चलाया जाएगा। तो इस गैप में क्या होगा, भूसनती का निर्माण हो जाएगा। ये कोबर के, सॉरी, यहाँ आर्थर होम्स का लिखाता है और टेक्टोनिक से बनाता है। तीसरा, अगर संपीड़न बल किसी प्लेट में काम करता हो, अगर एक ही प्लेट में दो ओर से संपीड़न बल लगाएं, हम संपीड़न बल लगाएं माने दबाएं, तो इसमें जब जब भी नीचे की ओर प्लेटों की मुड़ाव हो जाती है तो इसमें जल भरने से क्या होगा, भूसनतियों का निर्माण हो जाएगा। ये आधुनिक सिद्धांत कह रहा है। तो मतलब कि धरातल के अंदर मैग्मा का प्रवाह जब विपरीत दिशा में होती है उससे भूसनती बनेगा, और इस तरह से अगर मैग्मा बढ़ा के अगर एक ही प्लेट को बीच से हटा दे तो भी भूसनती का निर्माण होगा। या बिना मैग्मा का अगर संपीड़न बल काम करता है, दोनों सबको प्रेस करते हैं, तो जब इस भाग में क्या हो जाएगी, धंसान हो जाएगी, ये भाग नीचे धंस जाएगा, तो आकृति ये बनेगी और प्लेट ऐसे बन जाएगा। तो मिला जाएगा कि इस प्लेट के ऊपर भूसनतियों का निर्माण हो जाएगा। ये वर्तमान आधुनिक सिद्धांत है, इसको आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखें। अब भूसनतियां कितने प्रकार की हो सकती है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, या आगे के पेज में लिखा जाएगा।
अंतर महाद्वीपीय भूषणती, देखिए इसका सीधा सा मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय मतलब कि दो महाद्वीपों के बीच, दो महाद्वीपों के बीच, जैसे यूरोप में देखिएगा तो जहां पर यूराल भूषणती है और वहीं पर क्या है, यूराल पर्वत है। तो यूराल भूषणती से यूराल पर्वत का क्या हुआ, जन्म हुआ, जो महाद्वीपों के बीच में है। या इसका एक और उदाहरण है टेथिज भूषणती। टेथिज भूषणती अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच, या लरेशिया या गोंडवाना के बीच में है। तो महाद्वीपों के बीच जो छिछले गहरे उथले सागर होंगे वो क्या कहलाएगा, अंतर महाद्वीपीय भूषणती। परि महाद्वीपीय भूषणती, परि का मतलब होता है किनारे वाला, परिधि वाला भाग। तो महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीप कोई महाद्वीप हो और सागर हो, तो महाद्वीप के किनारे वाले भाग में जब भूषणतियां बनती हैं उसे कहते हैं परि महाद्वीपीय भूषणती। आपलेशियन पर्वत आप देखते होंगे, तो जो आपलेशियन भूषणती है वह परि महाद्वीपीय भूषणती का एग्जाम्पल है। और तीसरा है परिसागरीय भूषणती, माने सागरों के किनारे वाले भाग, सागरों के किनारे। तो सागरों किनारे, महासागरों किनारे एग्जाम्पल रॉकीज भूषणती। देखा जाएगा तो रॉकीज भूषणती जो है प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में है, और प्रशांत प्लेट के नीचे धंसने से क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार भूषणतियों के हम लोग 3 प्रकारों की चर्चा की है। आप इनका नाम लिखिए और इनके बारे में चर्चा कीजिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। भूषणती की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ये सबसे मार्केबल है कि भूषणती की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो भूषणती की अवस्थाएं 3 होती हैं। पहला है भूषणती अवस्था, माने सबसे पहले क्या होगा कि दृढ़ भूखंडों के सहारे क्या बनेगी, एक छिछले भूषणती क्या होगा, निर्माण होगा। तो जब एक भूषणती बन जाएगा और इसमें क्या होगा, जल भरेगा, और इधर से आने वाली नदी और इधर से वाली नदी जब इसमें डिपॉजिट और साथ जमा करेगी तो इसका तली में क्या होता जाएगा, धसान होता जाएगा। जिसे हम लोग कहते हैं भूषणती निर्माण की अवस्था या भूषणती की अवस्था। प्रारंभ में भूषणतियों के बीच में जब पर्वत नहीं बने होते हैं तो वो भूषणती की अवस्था यही कहलाती है। पर्वत निर्माण की अवस्था, देखिए अब इसमें क्या हुआ कि तली का नीचे धसान हो चुका है, सब इसमें डिपॉजिट हो चुका है। तो क्या होगा, दोनों ओर से जब संपीड़न बल काम करेगा तो इसको दबा देगा। तो दबाएगा तो सबसे अधिक संपीड़न बल कहाँ लगेगा, किनारों पर। तो जब किनारों पर लगेगा तो देखिए इसमें फोल्डिंग पड़ना शुरू हो जाएगा। बीच का भाग जो क्या होगा, अपेक्षाकृत समतल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो यूरेशियाई पर्वत और हमारा हिमालय पर्वत, मतलब ये कहा जाए कि जो चीन में जो निर्मित पर्वत है और भारतीय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इसके बीच में जो तिब्बत का पठार है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह है तिब्बत, यह है हिमालय और यह है क्यूनलुन चाइना में। तो मतलब कि चाइना चूंकि हिमालय का ही भाग है लेकिन दूसरे साइड से है, तो बीच में जो तिब्बत क्या है वो समतल रह गया, लेकिन ये भी उठा है भाग, और ये पर्वत अधिक उठ गए। तो ये है पर्वत निर्माण की अवस्था। जब संपीड़न बल लगेगा मलबा में तो मलबा क्या होगा, बलक के ऊपर निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पर्वत निर्माण की अवस्था। और विकास की अवस्था देखिए, किसका विकास की अवस्था, भूषणती विकास या पर्वत विकास की अवस्था। यह भी स्थल है, भी स्थल है। अब देखिए यहां पर जो तली नीचे धंस के मलबा यहाँ डिपोजिट हुआ है, तो क्या होगा, यह मलबा और नीचे जाके क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होता क्या होगा, मैग्मा का रूप ले लेगा, पिघल जाएगा। तो मैग्मा का संवहन कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो यह नीचे से धक्का देगा तो यहाँ के जो पर्वत बने थे ये और अधिक ऊंचे उठने हो जाएंगे, और बीच वाले भाग में भी बलम से क्या हो जाएगा, यह भी भाग ऊपर मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो विकास की अवस्था, या इसे हम लोग पर्वत विकास की भी अवस्था कहते हैं। पर्वत विकास की भी अवस्था कहते हैं। ये भूषणती का पूरा चैप्टर अगर आप लिखते हैं तब फुल मार्क्स मिलते हैं। अब कोबर ने पर्वतों की उत्पत्ति संबंधित भूषणती सिद्धांत दिया था, वो बात की बात है। पर्वतों की जड़ होती है, बिल्कुल जड़ होती है। अगर ये पर्वत है तो इसका नीचे सब जड़ है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे पर्वत निर्माण के सिद्धांत की। इसमें कुछ हम लोग और फिगर देख सकते हैं। देखिए वही जो मैंने फिगर सब दिखाया, ये कैसे पर्वतों में देखिए कंप्रेशन लैंड मास, किस तरह से इसे कंप्रेस संपीड़ित किया जा रहा है। तो सारे के सारे मलबा क्या हो गए, ऊपर की ओर उठ गए।
यही देखिए ऐसे ही बलन होते हैं। इस प्रकार से हम लोग दाब लगाएंगे, कोई भाग नीचे आ जाए, कोई भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो ये वाला भाग हो जाएगा भूषणति, या इसी को हम लोग कहते हैं अभिनति। इसमें ऐसे कई फिगर दिखाया गया, बलन पड़ने से हुआ। वही देखिए मीडियम मास, जिसको मैंने तिब्बत कहा था, एक तरफ से हो गया हिमालय हो गया, एक तरफ हो गया क्यून पर्वत। ये भी कंप्रेशन से ही बने हैं, ये भी संपीड़न बल से ही बने हैं। इस प्रकार से जब बल लगाएंगे तो भूषणतियों क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर पर्वत निर्माण होगी। ये भी देखिए, यही ऊपर वाला भाग एंटीक्लाइन है और नीचे वाला भाग सिंक्लाइन है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं जियो सिंक्लाइन। और ये देखिए यहाँ पे इरोजन हो रहा है, मतलब कि किसी समुद्र के किनारे जब यहाँ पर इरोजन हो रहा है तो नदियां यहाँ से मलबल क्या करती हैं, यहाँ पर डिपोजिट कर देती हैं, और भूषणतियों क्या होता है, निर्माण होता है। यही सेल्फ है, स्लोप है, एवाइजल प्लेन है। तो कुल मिलाकर के भूषणतियों के बारे में आपको आज क्लास समाप्त होता है। और क्लास को आप एक दो बार पुनः अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो पूरा का पूरा यूपीएससी का जो भूषणति पार्ट है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद।